So, today's lecture is about radioactivity. Acha. It has been observed that the nuclei whose atomic number are greater than 82 are found naturally unstable, and these nuclei spontaneously emit radiation. Such nuclei are called radioactive, and the emission of radiation is known as natural radioactivity. तो ये बेसिक डेफिनेशन होगी रेडियो एक्टिविटी की कि तमाम ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर जो Z है वो 82 या 82 से अबव है, वो तमाम नेचुरली अनस्टेबल होते हैं। और वो अनस्टेबल होते हैं तो इसका मतलब है वो स्टेबल होने के लिए स्पॉन्टेनियसली वो न्यूक्लियाइज इमिट करेंगे रेडिएशन, और वो रेडिएशंस जो इमिट करते हैं दे आर कॉल्ड द नेचुरल रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। और इनमें से जो रेडिएशंस इमिट होती हैं जो वो तीन तरह की होती हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। एंड ऑल दीज रेडिएशंस आर नोन एज द नेचुरल रेडिएशंस, और रेडियो एक्टिविटी कहती है। Unstable isotopes can also be produced artificially in laboratory by nuclear reactions. This occurs when a stable element is bombarded with high energy particles such as neutrons, protons, alpha particles, or gamma particles, causing it to become unstable and emit radiation. This is called artificial radioactivity, and radioactive isotopes are named radioisotopes and radionuclides. अब इसमें कंसिडर कर रहे हैं कि सिर्फ नेचुरली अकरिंग न्यूक्लाई नहीं होते, हम आर्टिफिशियली भी बाय सर्टन न्यूक्लियर रिएक्शंस वी कैन क्रिएट दीज अनस्टेबल आइसोटोप्स। और इन अनस्टेबल आइसोटोप्स को किस तरह से क्रिएट किया जाता है कि इन स्टेबल एलिमेंट्स के साथ बम्बार्ड करवाया जाता है हाई एनर्जी पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स, गैमा रेडिएशंस। इनको जब स्ट्राइक करवाया जाता है तो ये कुछ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एब्जॉर्ब वो एनर्जी कर लेते हैं और ये कम हो जाते हैं अनस्टेबल। जब ये अनस्टेबल होते हैं देन दे विल इमिट रेडिएशन। सो ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी या आर्टिफिशियल जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, इनको हम रेडियो आइसोटोप्स या रेडियो न्यूक्लाइड्स भी कहते हैं। The alpha particles, beta particles, and the gamma radiations are traverse uh, differently when passed through the electric field. क्योंकि इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में से ये पास करते हैं तो ये इनकी मूवमेंट जो है, इन मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होती है। कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जब ये मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बेंड हो जाते हैं। इससे इसकी नेचर पता चलती है। अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो हाई स्पीड में इमिट होते हैं और टिपिकली फ्यू परसेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट जो है वो रिक्वायर्ड करते हैं अल्फा पार्टिकल्स। सेकेंडली, हम इसकी अगर पेनिट्रेशन पावर देखें तो अल्फा पार्टिकल्स कैन ट्रेवल ओनली several centimeters in the air due to their large mass. ड्यू टू लार्ज mass इनकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो कम होती है, इसलिए वो फ्यू सेवरल सेंटीमीटर्स ही एयर में ट्रेवल कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज द बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स ऑफ हाइड्रोजन के इक्वलेंट उसका जो है मास कंसिडर किया जाता है। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करते हैं तो दे बेंड टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। जैसे आप ये देख सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बेंड करते हैं क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है। सेकेंडली, the deflection of beta particle is more than the alpha particle, proving that they are lighter particles than alpha particles. अब ये डिफरेंस नज़र आ रहा है इनकी मैसेस की वजह से। बीटा पार्टिकल्स लेस मैसिव होते हैं एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल, तो उनकी डाइवर्जन भी ज़्यादा है, वो फास्ट मूविंग भी ज़्यादा है, और उनकी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से 0.9995 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो ये मोर फास्टर हैं एज कंपेयर टू द अल्फा पार्टिकल्स। द गैमा रेडिएशन पास थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डिफ्लेक्शन
showing they have no charge. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि gamma radiation ने इलेक्ट्रिक प्लेट्स के ऊपर जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स थी उसमें से पास करने के बाद वो उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, वो स्ट्रेट अपने पाथ में रहते हैं. दिस शोज द न्यूट्रल नेचर ऑफ द gamma radiations. तो gamma radiations are electromagnetic radiations which consist of photons. They move with the speed of light और वो highest penetration power रखते हैं और उनकी lowest ionization power होती है. So there are the processes, डिफरेंट प्रोसेस जिसमें अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके हैं, जिसमें से बाय दीज प्रोसेसेस अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स इमिट होते हैं न्यूक्लियस में से. तो सबसे पहले alpha decay. Alpha decay, if the nucleus has more protons than the number of neutrons, the electrostatic force of repulsion becomes greater than the stronger nuclear force of attraction. अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब अगर न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे और प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे और इन एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बाइंड करके रखती है न्यूक्लियस को. इन दिस केस द न्यूक्लियस बिकम्स अनस्टेबल एंड इमिट्स अल्फा पार्टिकल्स इन रेडियो एक्टिव डिके. अच्छा, अब वो स्टेबिलिटी लाने के लिए अब ये दो फोर्सेस हैं. एक जो थी पहले वो अट्रैक्टिव फोर्स थी जिसकी वजह से न्यूक्लॉन्स आपस में बाइंडेड थे, लेकिन क्योंकि अब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो थी वो बढ़ गई थी. प्रोटॉन्स अगर एक न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा होंगे तो एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपल्सिव इफेक्ट देगा, रिपल्सिव फोर्स देगा. इस चीज़ को न्यूक्लियस को स्टेबल बनाने के लिए अल्फा पार्टिकल जो हैं वो इमिट होंगे ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव डिके. एन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू helium nucleus which consists of two protons and two neutrons. This means that the nucleus loses two protons and न्यूट्रॉन्स इन द अल्फा डिके. इन एवरी अल्फा डिके के प्रोसेस जिसमें ये आपको 12.2 की इक्वेशन नज़र आ रही है कि आपके पास एक एलिमेंट था, उस एलिमेंट के अंदर से जो एटॉमिक मास है वो -4 होगा और एटॉमिक नंबर 2 होगा, क्योंकि हीलियम की न्यूक्लियस के बराबर जो है वो अल्फा पार्टिकल इमिट होता है. ठीक है, अब जब ये पेरेंट में से आफ्टर डिकेइंग प्रोड्यूस होगा तो डॉटर न्यूक्लियस जो है दैट इज द रिमेनिंग पार्टिकल वो वो आपको मिलेगा जिसका एटॉमिक मास जो है वो लेस होगा 4 टाइम्स -4 के साथ, और एटॉमिक नंबर -2 के साथ लेस होगा, और ये इसके साथ एक अल्फा पार्टिकल आपको नजर आ रहा है कि ये इमिट हो रहा है. अच्छा, इसकी केस में एक न्यू डॉटर एलिमेंट कन्वर्ट होगा, जिसमें आप ये ब्लू की पिक्चर में देख सकते हैं कि रेडियम जो है वो एक पेरेंट न्यूक्लियस है. जब उसमें से अल्फा डिके हुआ तो रेडियम जो है वो कन्वर्ट हो गया है. पहले उसकी जो एटॉमिक नंबर था वो 228 था. आफ्टर अल्फा डिके उसके रेडियम जो है वो कन्वर्ट होके रैंडम में बन गया है और न्यू डॉटर एलिमेंट क्रिएट हुआ है, जिसमें हमने पहले भी स्टडी किया था कि जितने भी ये न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं ये जनरेट करते हैं, ये चेंज करते हैं एक न्यूक्लियाई को. अब आफ्टर द रिएक्शन रेडियम जो है उसका डॉटर एलिमेंट जो न्यूक्लियस है वो रेडन बना है, जिसका एटॉमिक मास जो है वो 222 है और एटॉमिक नंबर जो है वो 88 से रिड्यूस होके 86 में आ गया है, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल उसमें से निकल आया है. सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डॉटर एलिमेंट डिफरेंट है एज कंपेयर टू द पेरेंट एलिमेंट. सो दिस ट्रांजिशन ऑफ वन एलिमेंट इनटू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसम्यूटेशन ऑफ द एलिमेंट्स. जब भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, रेडियो एक्टिविटी के होगा, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ द एलिमेंट्स भी होगा. यानी जो आपका पेरेंट न्यूक्लियस है उससे एक डिफरेंट डॉटर न्यूक्लियस क्रिएट होगा, क्योंकि इसके अंदर से आपकी कुछ जो है वो मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स उसमें से निकल गया. टोटल मास जो था जो कि आपके पेरेंट में से
वो रिड्यूस हो गया है एक अल्फा पार्टिकल का, इसीलिए ट्रांसमुटेशन हुई है और एक डॉटर न्यूक्लियस, डिफरेंट डॉटर न्यूक्लियस क्रिएट हो गया. Thus, the total mass energy of the decay products is less than the mass energy of the original nuclides. अच्छा, अभी इसमें वो कंसिडर करते हैं कि जब भी रिएक्शन होता है तो टोटल मास एनर्जी ऑफ द डिके प्रोडक्ट्स हमेशा लेस होता है देन द मास एनर्जी ऑफ ओरिजिनल न्यूक्लाइड, यानी रेडियम का जितना टोटल मास एनर्जी है उससे हमेशा लेस होगा आपकी ये डॉटर एलिमेंट और जो अल्फा डिके हुआ है उसके प्रोसेस के बाद जो एलिमेंट्स क्रिएट हुए हैं उनका टोटल मास एनर्जी. ये डिफरेंस किस वजह से आता है? दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी क्यू. जो क्यू डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है उसमें, क्योंकि कुछ पॉइंट ऑफ द जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होके वो इवॉल्व हो जाता है. सो फॉर एवरी डिके प्रोसेस, अल्फा डिके प्रोसेस, आफ्टर द रिएक्शन, जब अगर डिफरेंट न्यूक्लाइड क्रिएट हो रहा है उसके साथ एनर्जी भी डेसिपेट हो रही है. Next comes the beta decay. Beta decay, there are two types of beta decay: beta negative decay and beta positive decay. Negative decay, some nuclides have neutron to proton ratio too large and are the source of beta decay. The beta particles are not the orbital electrons, but they are created within the nucleus at the moment of emission. In this process, a neutron in the nucleus decay into a proton and an electron plus another particle called antineutrino, which is the antiparticle of neutrino. The neutrino is denoted by a symbol. ये सिंबल आपको नजर आ रहा है. एंड एंटी न्यूट्रिनो इज डिनोटेड बाय अ सिंबल ओवर द बार बार उसमें न्यूट्रिनो के ऊपर आ जाएगी वो डिके. अब डिके के प्रोसेस की इक्वेशन देखें जिसमें एक न्यूट्रॉन नज़र आ रहा है. न्यूट्रॉन जो है वो डिके होता है और कन्वर्ट होता है एक प्रोटॉन में, प्लस उसके अंदर एक जो है आपको न्यूट्रिनो नज़र आ रहा है और एक इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है और एक न्यूट्रिनो आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर जो कि एंटी न्यूट्रिनो है, दैट इज़ द एंटी पार्टिकल ऑफ द न्यूट्रॉन. On the one of the neutrons changes to the proton, and in order to conserve charge it emits an electron. These electrons are called the beta particles. अब इसमें से जो electrons emit हो रहे हैं ये electrons उन्होंने पहले ही बताया कि ये वो electrons नहीं जो already available थे shells में, बल्कि ये during the decay produce हुए हैं. These electrons are known as the beta particles. However, they are indistinguishable from the orbital electrons. Both the neutrino and the antineutrino have zero charge and very small mass. That is why they are very difficult to observe when passing through the matter. No nucleons are lost when a beta particle is emitted, and the total number of nucleons remain the same, but the mass number z changes. Beta decay process is written as, अब यहाँ पे एक एलिमेंट के लिहाज से लिखा जा रहा है कि एक एलिमेंट जब बीटा डिके करता है तो बीटा डिके करने से उसमें से एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है. ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली एक बीटा पार्टिकल है. सो न्यूक्लियॉन्स में कोई चेंज नहीं आता, न्यूक्लियॉन्स कोई कम नहीं होते, बल्कि आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो जाता है. और जो उसमें से न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, क्योंकि उनका ज़ीरो चार्ज है और वो बहुत लाइट वेटेड है, मास उनका बहुत कम है, तो उनका इफ़ेक्ट जो है वो पास करते हैं मैटर से, तो वो इतना इफ़ेक्ट सिग्निफिकेंट नज़र नहीं आता. सो ये आपका रिलेशन बता रहा है एक बीटा डिके का. और इस रिलेशन को अगर इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन फॉर एलिमेंट हम कंसिडर करें तो यहाँ पे आपको इक्वेशन नज़र आ रही है. इस इक्वेशन में हम कंसिडर कर रहे हैं दो एलिमेंट्स हैं.
इस एग्जाम्पल में थोरियम का आइसोटोप हमने कंसिडर किया है। थोरियम का आइसोटोप अनस्टेबल था, वो डिके हुआ। प्रोटैक्यूम जो है वो मटेरियल, उसके अंदर से डॉटर एलिमेंट बना जब उसमें से बीटा डिके हुआ, और साथ में एक न्यूट्रिनो पार्टिकल। सो दिस वाज द नेगेटिव बीटा डिके। नाउ द पॉजिटिव बीटा डिके, in the positive beta decay there are also nuclei that have neutron to neutron ratio too small, पर नेगेटिव के अंदर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशन वाज टू लार्ज फॉर स्टेबिलिटी, और यहाँ पे न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इज टू स्मॉल फॉर स्टेबिलिटी। सो जब भी न्यूक्लाइड अनस्टेबल होगा, इट विल डिके, एंड डिके इट विल इमिट जो है बीटा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स उसमें से बनेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली बीटा पार्टिकल्स हैं। सो पॉजिट्रॉन जो उस केस में इलेक्ट्रॉन की फॉर्म बन रहा था, नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ रहा था, पॉजिटिव बीटा डिके में एक पॉजिट्रॉन क्रिएट होगा। इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और उसका जो मास है वो इक्वलेंट टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। द positron is the antiparticle of the electron. In the process, a proton in the nucleus decays into a neutron and a positron plus a neutrino. अब यहाँ पर पॉजिट्रॉन आप देखते हैं डॉटर एलिमेंट में कन्वर्जन हो रही है, और एक पॉजिट्रॉन आ रहा है, और इंस्टेड ऑफ एंटी न्यूट्रिनो एक न्यूट्रिनो निकल रहा है। ठीक है, अब न्यूट्रिनो पार्टिकल, इसकी अगर एक्चुअल एग्जांपल देखें तो इसमें नियॉन को दिखाया गया है, जो कि आफ्टर बीटा डिके फ्लोरीन में कन्वर्ट होता है और एक पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो एलिमेंट लेकर आता है। अच्छा, नाउ energies of the alpha beta particles in the radioactive decay. एनर्जीज आप देखें, डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज हैं अल्फा पार्टिकल्स की। In both alpha decay and beta decay for a particular radionuclide, the same amount of energy is released. In alpha decay of a particular radionuclide, every emitted alpha particle has the same sharply defined kinetic energy. When the number of alpha particle is plotted against kinetic energy, there are distinct spikes that appears on the graph as shown. This demonstrates that alpha particles have discrete energy. So the number of particles जो emit हो रहे हैं, वो number of particles हम consider करते हैं कि न्यूक्लाइड, जो पर्टिकुलर न्यूक्लाइड्स हैं वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं, लेकिन जो इमिटेड अल्फा पार्टिकल्स हैं वो उनकी काइनेटिक एनर्जी आर डिफरेंट। सो ये डिफरेंट हाइट्स जो हैं, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और ये डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी पे जो इमिट हो रहे हैं, वो आपको नज़र आ रहे हैं कि डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर ऑल्सो डिफरेंट। हाउएवर जब हम बीटा पार्टिकल्स की कंसिडर करते हैं, तो बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी का आप ग्राफ देखें तो एक वो कर्व की फॉर्म में आ रहा है। अब वो कर्व किस तरह का है कि द एनर्जी इज शेयर्ड बिटवीन बीटा पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रिनो in varying proportions. The sum of electrons or positron energy and the antineutrino energy, however, in every case remains the same. Thus, in beta decay, the energy of the electron or a positron may range from 0 to a maximum value when the number of beta particles is plotted against the kinetic energy. The graph shows a curve. This demonstrates that beta particles have a continuous range of energy while alpha particles have discrete range of energy. तो इस तरह से अल्फा और बीटा पार्टिकल्स के अंदर ये भी डिफरेंस आपका लाई करता है। सेकंड, गैमा रेडिएशंस। गैमा रेडिएशन जो कि न्यूट्रल रेडिएशंस थी और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो किसी भी डायरेक्शन में जो है डिफ्लेक्ट नहीं होती। सो गैमा रेडिएशंस हम रिप्रेजेंट करते हैं कि एक अनस्टेबल न्यूक्लाइड है, वो स्टेबल होता है आफ्टर इमिटिंग गैमा रेडिएशंस, और ये गैमा रेडिएशन एक पे उसमें ये समराइज की हुई है नेचर को, जो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसमें आप ये देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर देखी जाए तो गैमा रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो कि प्रोड्यूस हो रही हैं एक एक्साइटेड न्यूक्लाइड से, एंड दे हैव नो चार्ज। वाइल हम अल्फा बीटा को देख चुके हैं, अल्फा हीलियम के न्यूक्लियाई है, जबकि बीटा जो है वो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है,
और उनके ऊपर चार्ज है अल्फा पे, जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, वाइल बीटा पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। अ, जो अल्फा पे जो चार्ज है वो 2 इलेक्ट्रॉन की मैग्नीट्यूड के इक्विवेलेंट है, जबकि बीटा पे जो चार्ज है वो प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन की चार्ज के इक्वल है। अच्छा, अब इसके लिए जो टिपिकल सोर्सेज हैं अल्फा पार्टिकल के लिए रेडॉन है, बीटा पार्टिकल के लिए स्ट्रॉन्शियम है, और गामा पार्टिकल के लिए कोबाल्ट यूज़ किया हुआ है। आयनाइजेशन जो है 10⁻⁴ के अबाउट हो रही है फॉर अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल की 10⁻² है, और गामा की अबाउट 1 है। यानी आयनाइजेशन जो है, आयन पेयर्स ये इन एयर जितने ज़्यादा ये एनर्जाइज होंगे उतनी ही ज़्यादा ये अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो रेंज अगर आप देखें तो इनकी अल्फ़ा की सेवरल सेंटीमीटर्स हैं, बीटा की सेवरल मीटर्स हैं, और गामा रेडिएशन की ये ओबे करते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को, और एब्जॉर्ब बाय अल्फ़ा पार्टिकल्स एक पेपर के अंदर एब्जॉर्ब हो सकते हैं, बीटा पार्टिकल 1 to 6 मिलीमीटर ऑफ अल्मोनियम शीट में एब्जॉर्ब होंगे, वाइल गामा रेडिएशन 1 to 10 सेंटीमीटर्स ऑफ लेड शीट के अंदर एब्जॉर्ब हो सकते हैं। यानी दे हैव मोर पेनिट्रेशन पावर एज कंपेयर टू द अल्फा एंड बीटा। Energy spectrum, energy emitted with the same energy, बीटा पार्टिकल एनर्जी वेरिएबल है, गामा रेस की भी एनर्जी जो है वो वेरिएबल है। स्पीड की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो गामा रेडिएशन की है, उसके बाद बीटा पार्टिकल्स के लिए, और लास्टली हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स की है। सो ये जो अल्फा बीटा गामा डिके है, दे आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि लाइकली हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछे जा सकते हैं। Now comes the fundamental particles. By the term fundamental particles, we mean a particle that has no internal surface, which means that it is indivisible. Presently, the fundamental constituent of matter are considered to be quarks. Protons, neutrons and mesons are made up of quarks. Quarks हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और मीजॉन्स को कहते हैं, और फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मैटर जो है वो कंसिडर टू बी ऑफ क्वार्क है। कि अगर फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूट कहें किसी भी मैटर के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, वो प्रोटॉन्स हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, बेसिकली न्यूक्लियॉन्स हैं, और मीजॉन्स हैं, जो कि मेडअप करते हैं क्वार्क्स के। उसके बाद आपके लेप्टॉन्स हैं, लेप्टॉन्स में इंक्लूड होता है इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन्स। They are also considered the basic building blocks of matter. So, when a nucleus is smashed in an ultra high energy particle accelerator, or two high energy particles are collided, entirely new types of particles are created, which apparently do not exist within the atoms of the ordinary matter. अच्छा, ऑर्डिनरी मैटर में हम कंसिडर करते हैं कि जब ये टू हाई अल्ट्रा हाई एनर्जी पार्टिकल्स एक्सेलरेटर के अंदर एक्सेलेट कर रहे हैं, जितनी एक्सेलेट करते हैं दे गेन मोर एनर्जी, और ये कोलाइड करते हैं तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स क्रिएट करते हैं, और इनकी कोलिजन के लिए द आउटकम ऑफ द कोलिजन क्या हमें नीडेड अ प्रोब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। हमें हंड्रेड्स ऑफ न्यू पार्टिकल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं इनटू फैमिलीज विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और कुछ थियोरेटिकल फिजिक्स के लिहाज से अभी भी स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं, जिसमें दो स्ट्रेंज पार्टिकल्स केऑन एंड लैम्डा आर क्रिएटेड। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस में अब देख लें, जिसमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपका एक पार्टिकल जो है जब दूसरे प्रोटॉन के साथ कंबाइन हुआ है तो इट इज़ क्रिएटिंग केऑन और लैम्डा, जिसको हम कहते हैं कि एक पाइन पाइन कोलाइड जब करता है फोटोन से तो वो दो स्ट्रेंज ये पार्टिकल्स क्रिएट करता है। ऑल पार्टिकल्स स्पिन ऑन देयर एक्सिस एंड स्पिन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मेक्स देम टाइनी मैग्नेट्स। जब भी पार्टिकल स्पिन करेगा या ऑर्बिट करेगा तो उसके अंदर प्रोड्यूस होगी एक मैग्नेटिक फील्ड।
The characteristic spin of electron, protons and neutron is 1/2. हाफ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक स्पिन होती है हर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में, और स्पिन ऑफ फोटॉन जो है वो 1 है, एंड ऑफ पायोन दैट इज टेकन एज 0. सो हाफ स्पिन पार्टिकल्स ओबे जो करते हैं वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, यानी कि कोई भी जो क्वांटम स्टेट है उसके अंदर दो पार्टिकल एग्जैक्टली सेम जो है क्वांटम तमाम क्वांटम स्टेट जो हैं वो सेम नहीं रख ऑक्यूपाई कर सकती, यानी उनमें से कोई ऐसी स्टेट जो होगी वो दोनों पार्टिकल्स में डिफरेंट होनी चाहिए. दीज पार्टिकल्स आर फर्मियंस. द पार्टिकल्स विद जीरो और होल नंबर स्पिन डू नॉट ओबे द प्रिंसिपल, यानी सिर्फ ओबे कौन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही ओबे करते हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक स्पिन हाफ है. ये पॉजिटिव हाफ भी हो सकती है, नेगेटिव हाफ भी हो सकती है. सो ये पार्टिकल्स जो हैं जो कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं वो फर्मियंस है, जिनकी जो स्पिन कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो या होल नंबर 1 है वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते, जिसमें ये पायॉन्स हैं जिनकी 0 है, फोटॉन्स हैं जिनकी 1 है. दे आर कॉल्ड द बोसॉन्स. तो हम उसको बोसॉन आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स से डिटर्मिन कर सकते हैं. सो further major classifications are the nucleons and the heavy particles, such as these the strange particle which decay to nucleons are called baryons. बेरॉन जो हैं कि वो हैवी पार्टिकल्स हैं, और ये कब दो स्ट्रेंज पार्टिकल जो कैन और लैम्डा बने थे वो किस कोलिजन से बने थे, जब एक पॉइंट ने प्रोटॉन के साथ कोलिजन की थी. तो ये जब ये डिके करते हैं तो अगेन वो न्यूक्लियॉन्स को बनाते हैं, दैट इज द बेरॉन्स. The particles that do not interact strongly with nucleons are called the leptons, along with the electrons, tau and neutrino. Both the beta decay process provides evidence that the protons and neutrons are not the fundamental particles. By 1960s, many new types of particles similar to the neutron and proton were discovered, as well as mid-sized particles such as mesons, whose mass were mostly less than the nucleon mass but more than the electron mass, were found. The strongly attractive particles are called the pi mesons or pions, while the weakly attractive particles are named as mu mesons या माउंस भी हम कहते हैं. सो हम कहते हैं कि अब फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं वो जो पहले हम क्लासिकली कंसिडर करते थे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और फोटॉन है, वो अब फंडामेंटल पार्टिकल नहीं. दे आर सेवरल न्यू डिस्कवर्ड पार्टिकल जो कि मोर स्मॉलर इन मैसेज हैं एज कंपेयर टू द अर्लियर अवेलेबल क्वार्क्स मटेरियल्स जो कि हम फंडामेंटल कंसिडर करते हैं. Hadrons and leptons particles can also be classified based on the four fundamental forces that act on them. While the gravitational force affects all particles, its impact at the atomic subatomic level is so minimal that it is generally discarded at the subatomic level. The electromagnetic force which acts on all electrically charged particles is well understood and can be considered when necessary. However, in this chapter we will largely ignore its effect. हम अब किस में स्टडी कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एंड द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, क्योंकि ये हम कंसिडर करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिग मैसेस के अंदर लाई करती है, एटॉमिक लेवल के ऊपर उसका इफेक्ट इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता. इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तमाम चार्जेस के ऊपर लाई करती है, बाकी उसमें फोर्स उसका जो है वो इतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट नज़र नहीं आता. Those that experience strong force are called the hardons, while those that do not are called the leptons. So ये basic difference है. क्या example है कि hardons include protons, neutrons and pions, whereas electrons and neutrons are classified as leptons. तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इससे इफेक्ट नहीं होते, बल्कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और पायॉन्स जो हैं वो इफेक्ट होते हैं बाय द स्ट्रॉन्ग nuclear forces.
Hardons are composite subatomic particles that can be further divided into two broader categories. Some are bosons, referred to as mesons, such as pions, while others are fermions, called the baryons, while protons and neutrons being the key example. Baryons are made of an odd number of quarks, and mesons are made up of even number of quarks. सो ये जो चीज़ है एक फंडामेंटल आपके पार्टिकल्स हैं, इनकी स्पिन मूवमेंट है, उसकी वजह से हम ये कंसिडर करते हैं कि इनकी इंटरैक्शन जो है, जो लेप्टॉन्स हैं वो इंटरैक्ट करते हैं वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन की वजह से। और लेकिन ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो है अभी तक लेप्टॉन्स का रिवील नहीं हो सका। तो हमें ये पता है कि लेप्टॉन्स की जो स्पिन मूवमेंट है वो 1/2 है ऑफ दैट ऑफ द फर्मियंस। और देयर आर 6 नोन टाइप्स ऑफ लेप्टॉन्स जो कि हम 3 पेयर्स में ग्रुप करते हैं। और ईच पेयर्स में अब ये ग्रुप करने के बाद आप ये देख सकते हैं लेप्टॉन्स की फैमिली यहाँ पे शो हुई है, उनके चार्जेस यहाँ पे शो हुए हैं, उनके सिंबल और उनकी एंटी पार्टिकल्स भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। Next comes the quarks. In 1964, M. Gell-Mann and George Zweig proposed that none of the hardons, not even the protons and neutrons, are truly fundamental, but instead are made up of combination of three more fundamental entities called quarks or quarks flavor. Quarks are considered to be truly fundamental particles like leptons. Three quarks originally proposed were named up, down, and strange with abbreviation यहाँ पे जो आपको सामने नज़र आ रही है कि अवेयर करते हैं ये 6 क्वार्क्स हैं, 6 लेप्टॉन बेसिस हैं जिनको ऑन प्रिज्यूम करते हैं सिमेट्री इन नेचर के लिहाज से। हम इनको 3 क्वार्क्स में चार्म, बॉटम एंड टॉप के लिहाज से इसको कैटेगराइज करेंगे। और ये 3 ओरिजिनल क्वार्क्स से किस तरह से डिस्टिंग्विश होते हैं बाय दिस टेबल आपको यहाँ पे नज़र आ सकते हैं कि इन क्वार्क्स की डिफरेंट ये फ्लेवर्स आपको नज़र आ रहे हैं चार्ज पार्टिकल्स के। ये जो बेसिक टेबल्स हैं ये समराइज कर रहे हैं इन क्वार्क्स को। अगर आपको वो जो है मेमोराइज करेंगे तो ये आपकी यूज़फुल होगा आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिफरेंट प्रोस्पेक्ट से। नेक्स्ट आप अगर देखें क्वार्क्स थ्योरी जो प्रपोज की गई थी उसमें क्वार्क्स हैव अनदर प्रॉपर्टी कॉल्ड द कलर, और कलर चेंजिंग उसके अंदर प्रॉपर्टी थी। तो उस कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी के लिहाज से यहाँ पे देखें ग्रुप किया गया है कलरलेस बेयॉन्स को और एंटी बेयॉन्स को। इसमें डिफरेंट कलर्स के लिहाज से डिस्क्रिमिनेशन की हुई है कि एंटी क्वार्क्स आर कलर्ड और इसमें एंटी ब्लू, एंटी ग्रीन, एंटी टाइड इसमें कलर्स प्रोड्यूस हुए हुए। डिस्टिंग्विशल रेड, ग्रीन और ब्लू कलर आपको यूजुअली ये 3 कलर्स जो हैं क्वार्क्स के डिफरेंट फ्लेवर्स नज़र आते हैं और जो एंटी प्रोटॉन है उसमें उसका ऑपोजिट कलर्स नज़र आ रहे हैं। Each quark is assumed to carry a color change analogous to the electric charge, and the strong force between the quark is referred to as the color force. The theory of the strong force is called the quantum chromodynamic to indicate the force acts between color changes. The strong force between the two hardons is considered to be force between the quarks and the madoff. तो ये कलर्स अपने चेंज कर सकते हैं अपनी कलर से जो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द स्ट्रॉन्ग एनर्जी स्ट्रॉन्ग फोर्स क्वार्क्स जो है वो रेफर टू एज द कलर फोर्सेस। और ये जब चेंज करते हैं तो इस स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से जो चेंज करते हैं तो हम इसको क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स कहते हैं, जिसमें फोर्सेस की वजह से कलर्स की चेंजेस होती हैं। और ये हम कहेंगे इट इज़ नॉट बिकॉज नॉट बिटवीन से इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये कंसिडर होते हैं कि क्वार्क्स के किस चीज़ से बने हुए हैं उससे ये कलर चेंजेस होती हैं। Beta decay in terms of quarks, when neutrons in the nucleus decay in the proton and an electron and an antineutron is also produced in the reaction. The beta decay
इज गिवन एज, ये रिलेशन आपको बीटा डिके का नज़र आ रहा है कि एक न्यूट्रॉन है वो जब डिके करता है एक प्रोटॉन क्रिएट करता है और एक इलेक्ट्रॉन और न्यू एंटी न्यूट्रिनो क्रिएट करता है. Now we can identify that the neutron with composition uh, or can convert into proton with composition by changing quarks. The fundamental decay process can be expressed as D. हमने कंसिडर किया एक प्रोटॉन का न्यूट्रॉन की फॉर्म में है, वो कन्वर्ट हो रहा है और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस हो रहा है. So these are the fundamental particles.